आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री न बन पाने के दर्द को किस प्रकार बढ़ा रही है। इस वीडियो में हम प्रदेश के हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की भी पूरी समीक्षा करेंगे। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी रोचक खबरें और उनके पूर्ण विश्लेषण के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी और नायब सिंह सैनी सरकार ने आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी बीमा सखी योजना लॉन्च कर दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतागण अभी तक इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हार का ठीकरा किसके सर फोड़े। हरियाणा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग आहूत की गई। अब की बार इसमें प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहे। खबरों में और आगे बढ़ने से पहले आइए कांग्रेस नेताओं के कुछ नए पुराने बयान सुन लेते हैं। मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। ये कहीं कहीं जो गलती हुई है ये बेईमानी में स्लीपर सेल की वजह से गड़बड़ हुई है। और निकल जाएगी, हम पार्टी में बात करेंगे। यहाँ निकले हार की जिम्मेवारी तो वैसे तो देखो सभी की है, हार हुई हमारी बात है, लेकिन बावरिया जी ने जो बात कही है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी होगी, क्योंकि हमारे कुछ साथियों की वजह से हमें नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जरूर से किसी को रिप्लेस करके भी लगा दें, अभी तक नहीं लगाया। और मेरा रुख वो होता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है वो अंतिम दिन तक जो है अपनी जिम्मेदारी का दायित्व निभाता है। तो यहाँ बदलने की आवश्यकता होगा तो हाईकमांड बदल देगा, मगर तब तक जो कुछ भी बनता है तो आई कैन नॉट लीव द पार्टी। तो उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम बनता है उसको मैं ऐसे ही देखता रहा हूँ कि बस पर अभी मुझको तो जाना है। आज की बैठक थी वो जो चुनाव में धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम को हटा के रिप्लेस कर दिया गया या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, वो जो कुछ भी हुआ रिप्लेस कर दिए गए। मैनिपुलेशन हुआ बड़े पैमाने पे 14 सीटों या 18 सीटों पे। उसके जो अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटिशंस दर्ज की हैं। उन लोगों की एक मीटिंग थी, क्या प्रोग्रेस हुआ है आने वाले दिनों में, वो क्या करना चाहते हैं, वो सबकी चर्चा हो रही थी। आप आवश्यक सुनिए। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी आप देख रहे थे, बीजेपी आप घर से नहीं निकले। रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। क्यों कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। वो राज्य में थे, उसके बाद मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, वो सीएलपी लीडर थे, तब हो जाती थी बात। आदत है सीधे सवाल पूछने की, और मेरी आदत नहीं है कि मैं झूठ बोल सकूं। ये चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ बातें दबाने की। सभी जगह जो है सबसे पहले तो संगठन मजबूत करना चाहिए। अब जैसे हरियाणा में पिछले 10 साल से संगठन है ही नहीं, ना जिले के प्रधान है, ना ब्लॉक के प्रधान है, ना सिर्फ पीसीसी का एक प्रधान काम करता है। हालांकि हमने प्रयास किया, किसी कारण से नहीं हो सके। संगठन बनाना चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक। भर्ती हुई, खूब हुई, काफी भर्ती हुई, लेकिन संगठन पूरा नहीं बना सके, तो संगठन मजबूत बनाना चाहिए। लेकर के इनके सब लोगों के चोटी पे घमंड बोल रहा है, और मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये घमंड इस प्रदेश की जनता ने हमेशा ही बड़े 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 विश्वास पहले के लोगों ने तोड़ा है। ये जनता इनका घमंड तोड़ेगी। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा अपना तीसरा कार्यकाल आरंभ कर चुकी है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस एकमात्र मुख्य विपक्षी दल है, फिर भी अब तक कांग्रेस अपने विधायी दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है। तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी हरियाणा की जनता के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। जब राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित प्रेस वार्ता कर रहे थे, तब एक पत्रकार ने हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष न चुन पाने के विषय पर उनसे तीखा प्रश्न किया था। इस पर राहुल गांधी ने उत्तर दिया कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव प्रेस के लिए अधिक महत्वपूर्ण विषय प्रतीत हो रहा है, जबकि उनकी प्रेस वार्ता का विषय अलग था। आज के वीडियो में हम हरियाणा के नवीनतम राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा करेंगे। साथ ही इस दौरान बीजेपी की सैनी सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों और कांग्रेस की आंतरिक खींचतान पर चर्चा करेंगे।
हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों 10 जनपद हरियाणा के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है। यह नेता प्रतिपक्ष को लटकाए रखकर आलाकमान पूरे देश के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोई बड़ा संदेश देना चाह रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की सूचनाएं तुरंत प्राप्त हों। साथ ही हरियाणा की राजनीति की समीक्षा आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणी कर अवश्य बताएं। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के चयन के फैसले को टालने का सवाल उठाए जाने पर कई कांग्रेस नेता यह भी मानते हैं कि हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा बहुत शक्तिशाली है तथा कई मौकों पर देखा गया है कि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने सामने घुटनों पर ले आते थे। आज के दिन हरियाणा की राजनीति में भूपिंदर सिंह हुड्डा एकमात्र प्रभावशाली जाट नेता है। हालांकि हुड्डा को जाट नेता बनाने वाले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही है, परंतु हुड्डा को जाट नेता बनने देकर कांग्रेस पार्टी कब सर्वसमाज की राजनीति छोड़कर जाट केंद्रित राजनीति करने लग जाएगी, इसका अंदेशा तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी नहीं रहा होगा। कांग्रेस की दूसरी बड़ी नेता जो इस बार मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही थी, कुमारी सैलजा रही। उनके सपने हुड्डा ने तोड़ दिए तो अब उन पर हुड्डा ग्रुप के लोगों का ये आरोप है कि हुड्डा का खेल बिगाड़ने में कुमारी सैलजा ने भी कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, चुनावी हवा भी कांग्रेस के पक्ष में ही थी। भूपेश बघेल सरकार की कई योजनाओं को दूसरे राज्यों में कॉपी करने का प्रयास किया जा रहा था, फिर भी कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुमारी सैलजा को लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया। उत्तराखंड में केवल 5 लोकसभा सीट आती है। कांग्रेस कुमारी सैलजा के नेतृत्व में इन 5 में से एक भी सीट पर जिताऊ उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई और यहां भी परिणाम 5-0 से बीजेपी के ही पक्ष में रहा। हालांकि उपचुनाव में मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट तो कांग्रेस ने जीत ली, परंतु इस जीत का क्रेडिट कुमारी सैलजा को नहीं दिया जा सकता। कुमारी सैलजा इस समय खुद के चुनाव की तैयारी में हरियाणा में व्यस्त थी। अब हरियाणा से तीसरे प्रमुख नेता के रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम आता है, परंतु ये भी हुड्डा के एंटी ही माने जाते हैं। बीच बीच में ये भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते देखे गए, परंतु खुद राज्यसभा में रहते हुए अपने बेटे को विधानसभा में पहुंचाने में सफल रहे। इनके पास कर्नाटक का प्रभार भी है। इनके नेतृत्व में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल रही। अब इन 3 नेताओं ने और खासकर हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को राजनैतिक रूप से समाप्त ही कर डाला। वो चाहे बंसीलाल परिवार हो, चाहे भजनलाल परिवार हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, राव इंद्रजीत हो या अरविंद शर्मा हो। हुड्डा, सैलजा और रणदीप के ट्रियो में उलझकर कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता या तो दूसरे दलों में चले गए या राजनैतिक रूप से इतने सिमट गए कि अब उनकी वापसी का कोई संभावना भी नहीं बची है। हाल ही में बीजेपी ने मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हरियाणा में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह लगातार तीसरी बार है जब बीजेपी सत्ता में आई है और इस बार उसने पहले से भी अधिक बहुमत से जीत हासिल की है। 4 वर्षों से ज्यादा समय तक जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, मगर इस बार हरियाणा की जनता ने उसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। जेजेपी के जाट मतदाता हुड्डा की ओर चले गए, जबकि नॉन जाट वोट बीजेपी को मिले। हरियाणा की राजनीति के जानकार अब यह मानने लगे हैं कि 2029 में भी कांग्रेस को वापसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि कांग्रेस हुड्डा या किसी अन्य जाट नेता को नेता प्रतिपक्ष या पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो यह प्रदेश में जाट नॉन जाट के समीकरणों को पुनः सक्रिय कर देगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हरियाणा में अपनी रणनीति में पूर्ण बदलाव करने जा रही है और नेता प्रतिपक्ष के फैसले को लटकाकर 10 जनपद हरियाणा के सहारे पूरे देश की राजनीति में खुद को पुनः स्थापित करने की योजना बना रही है। हाल के दिनों में कांग्रेस आलाकमान के सामने पार्टी नेताओं की मनमानी और आंतरिक कलह के मामले सामने आए हैं, जिन पर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष के फैसले को लटकाकर पार्टी अपने सभी नेताओं को एक मजबूत संदेश देना चाहती है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था और प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान ने प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाकर कुमारी सैलजा पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई थी। हरियाणा की हार के कारणों पर चर्चा के लिए प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया समेत हरियाणा के अन्य प्रमुख नेता दिल्ली में उपस्थित थे। दीपक बाबरिया ने चुनावी हार के कई कारणों को पहली बार स्वीकार किया, जिसमें टिकट वितरण की गलतियां और पार्टी की आंतरिक कलह शामिल थी। साथ ही उन्होंने 18 सीटों पर ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को भी दोहराया। इस बैठक के बाद भी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पदों पर किसी भी नाम या जवाब का खुलासा नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की कमेटी को भी भंग कर दिया है और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने सभी महिला कांग्रेस कमेटियों को भी भंग कर दिया है, जो कांग्रेस में बड़े परिवर्तनों का संकेत देता है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी स्थिति सहज नहीं है और कुमारी सैलजा को हरियाणा और उत्तराखंड दोनों जगहों पर विरोध और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सैलजा ने केदारनाथ उपचुनाव से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था, जहां कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उत्तराखंड की कांग्रेस कमेटियों को भंग करने की मांग की है। शरद शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। वहीं शरद शर्मा उत्तराखंड रोजगार विधेयक के जरिए प्रदेश में 4 लाख नौकरियां सृजित करने के प्रयास में लगे हैं, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता नजरअंदाज कर रहे हैं।
इस बीच बीजेपी के नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में रोजगार और नई भर्तियों के लिए निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वह पहले से लंबित 25,000 नौकरियों की सूची को अंतिम रूप देना हो, जॉब सिक्योरिटी विधेयक के माध्यम से 1,20,000 से अधिक कर्मचारियों को स्थायी करना हो, या बीमा सखी योजना के जरिए महिला रोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हो। सूत्रों के अनुसार हरियाणा में जिलों की संख्या बढ़ाने, विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए कार्य शुरू होने वाला है और नायब सैनी की सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन भी शुरू कर दिया है। यदि कांग्रेस अब किसी जाट नेता को नेता प्रतिपक्ष या पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो इससे पार्टी की जाट केंद्रित राजनीति की छवि और मजबूत होगी, जो कि बीजेपी के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस कारण से कांग्रेस के लिए हरियाणा की राजनीति में गहरे परिवर्तन करना आसान नहीं दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए रणदीप सुरजेवाला, अशोक तंवर, सतपाल ब्रह्मचारी, अशोक अरोड़ा, वीरेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नाम आगे चल रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए गीता बुक्ल, अशोक अरोड़ा, रघुबीर काद्यान और चंद्रमोहन दौड़ में शामिल हैं। हरियाणा के संदर्भ में पार्टी नेताओं की तीसरी बैठक में जहां चुनावी हार को ईवीएम की गलती बताने की कोशिश की गई, तो वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने पार्टी की कमजोर रणनीति को भी हार का एक कारण माना। हिसार के सांसद जेपी ने कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल होने का दावा किया और इसे पार्टी की हार का मुख्य कारण बताया। ये वही जेपी हैं जिन्होंने कुमारी सैलजा के खिलाफ अपने एक चुनावी भाषण में अनुचित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। स्थितियों और परिणामों के आधार पर समझदार लोग समझ सकते हैं कि क्या हिसार के सांसद जेपी कुमारी सैलजा को बीजेपी की स्लीपर सेल कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हुड्डा के स्थान पर किसे प्रमोट करने जा रहा है। पार्टी के इन निर्णयों से जाट, दलित और मुस्लिम वोट बैंक की नीति का भविष्य भी तय हो जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी के पास अच्छे और मजबूत कार्य करने के लिए समय, साधन और सत्ता तीनों है। नायब सिंह सैनी के शुरुआती फैसलों से यह प्रतीत होता है कि बीजेपी अब कांग्रेस को विकास, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर कोई राजनीतिक लाभ नहीं देने वाली है। हरियाणा के संदर्भ में यह अपडेट कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।